हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझेंगे। कहता है प्रूव दैट 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है अगर हम किसी ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट को, जाहिर सी बात है ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, अगर हर साइड का एक मिड पॉइंट होगा तो 3 साइड के कितने हो जाएंगे, 3 मिड पॉइंट हो जाएंगे। कह रहा है अगर किसी ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तीनों मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमको 4 ट्राइंगल मिलेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी उनका शेप और साइज बराबर होगा। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस बात को ज़रा समझेंगे। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले आप एक क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे साइड में इस तरीके से। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ए बी का मिड पॉइंट आप डी ले लीजिए, बी सी का मिड पॉइंट ई ले लीजिए और ए सी का मिड पॉइंट एफ ले लीजिए और तीनों को क्या कर लीजिए, तीनों को मिला दीजिए इस तरीके से। या आप सीधा सीधा मिला दीजिए, डॉट डॉट से मत मिलाइए, सीधा सीधा मिलाइए। ठीक है, तो देखिए जब हमने डी ई और एफ को मिलाया तो डी ई और एफ को मिलाने की वजह से ये जो ट्रायंगल ए बी सी था इसमें 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से ज़रा देखिए, ए डी एफ, डी ई एफ, डी बी ई और एफ ई सी। ये 4 ट्रायंगल बने हैं आपके। ठीक है, अच्छा ये जो 4 ट्रायंगल बने हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या लिखा है, आपस में क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि इनका शेप और साइज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ज़रा इस बात को समझेंगे। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। सोल्यूशन बहुत आसान है, देखने में बस टफ लग रहा है। सोल्यूशन, अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम तो आप सभी जानते हैं। डी एफ समझिएगा, डी एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा और डी एफ क्या होगा, बी सी के हाफ भी होगा। ये चीज़ होगी, ये तो आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। क्या होगा देखिए, डी एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। क्यों, ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है। डी और एफ को मिला दिया तो जो मिलाने पे हमको साइड मिली है यानी कि डी एफ, ये बी सी के हाफ होगा और बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, क्या होगा, हाफ होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए डी एफ क्या होगा, बी सी का हाफ होगा और डी एफ क्या होगा, और डी एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। ए बी का मिड पॉइंट डी था, ए सी का मिड पॉइंट एफ था, हमने डी एफ को मिलाया तो जो डी एफ जो साइड है आपकी वो बी सी के हाफ होगी और पैरेलल होगी फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अच्छा डी एफ का हाफ, अच्छा डी एफ क्या है, बी सी का हाफ है। ई सी क्या है, आप ई सी को भी तो बी सी का आधा कह सकते हैं। एक बार फिर से मैंने क्या कहा, ई सी क्या है आपका, ई सी को भी आप बी सी का हाफ कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी सी की जगह हम क्या उठा के लिख सकते हैं, ई सी भी तो लिख सकते हैं। डी एफ इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, क्या डी एफ इज इक्वल टू ई सी। और ज़रा देखिए ऊपर क्या लिखा है, अच्छा डी एफ अगर पूरा बी सी के पैरेलल है तो ये जाहिर सी बात है कि जो डी एफ है वो ई सी के भी पैरेलल होगा। एक बार फिर से, डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है पूरा पूरा तो जो डी एफ है वो ई सी के भी पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ई सी जो है वो बी सी का पार्ट ही तो है थोड़ा सा। ठीक है, तो डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। अच्छा अगर हम अब डी एफ सी ई, एक बार फिर से डी एफ सी ई क्वाड्रिलेटरल की बात करें, डी एफ सी ई एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि देखिए ये 4 साइड से मिलकर बना है। कौन सा, डी एफ, एफ सी, सी ई और ई डी। एक बार फिर से डी एफ सी ई की बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से मिलकर बना है। अच्छा क्वाड्रिलेटरल में हमने प्रूफ क्या कर दिया, ज़रा देखिए डी एफ ई सी के बराबर है, यहाँ पे देखिए हमने दिखा दिया। डी एफ आपका ई सी के पैरेलल है, यहाँ पे दिखा दिया।
जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड को हम पैरेलल भी दिखा दें और एट द सेम टाइम अपोजिट साइड को हम क्या करें, इक्वल भी दिखा दें, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एक बार फिर से, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड को यानी DF और EC को हम पैरेलल भी दिखा चुके हैं यहाँ पे देखिए, और DF और EC को हम बराबर भी दिखा चुके हैं, तो जो DFCE या DFEC जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर DFEC इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, DFEC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर DFEC पैरेललोग्राम हो गया, कौन सा, DFEC पैरेललोग्राम हो गया, तो देखिएगा DFEC पैरेललोग्राम में आपका EF क्या है, EF आपका एक डायगोनल है। एक बार फिर से, DFEC पैरेललोग्राम में EF आपका क्या है, एक डायगोनल है। और पैरेललोग्राम के डायगोनल करते क्या हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देते हैं। एक बार फिर से, DFCE आपका एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया आपने यहाँ पे, EF इसका डायगोनल है, तो EF क्या करेगा, EF DFCE पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे कौन से, एक DFE होगा और एक FEC होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DEF is congruent to triangle FEC। रीजन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मेन यहाँ पे रीजन होगा, रीजन लिखेंगे आप डायगोनल्स या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम into 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं यानी जो स्लैंट हाइट होती है DFEC में, देखिए FE है, वो पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, 2 इक्वल एरिया 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, DFE और FEC का एरिया भी बराबर होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शायद इसी चैप्टर में इस चीज़ का भी हम इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से जिस तरीके से DFCE एक पैरेललोग्राम है, उसी तरीके से हम DFEB को भी क्या कर लेंगे, एक पैरेललोग्राम दिखा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली आपका DFBE इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। उसी तरीके से DFBE को भी पैरेललोग्राम दिखा देंगे। अच्छा, DFBE आपका पैरेललोग्राम होगा या DFEB अगर आपका पैरेललोग्राम होगा, इसमें देखिए आपका DE क्या है, डायगोनल है। अगर DE डायगोनल है तो DBE ट्रायंगल और DFE ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रायंगल DBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, रीजन जो है यही वाला रहेगा जो आपने ऊपर लिखा है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है ADEF को भी क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, सिमिलरली ADEF इज अ पैरेललोग्राम, इज अ क्या, पैरेललोग्राम। अच्छा, ADEF आपका पैरेललोग्राम है तो इसमें आपका DF क्या होगा, एक डायगोनल होगा, और अगर DF डायगोनल होगा तो ADF ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के। ठीक है, ADF ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो किसके होगा, ट्रायंगल DEF के। रीज़न इसमें भी यही वाला रहेगा सेम। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 हो गई।
ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आप इक्वेशन 1, 2 और 3 को एक साथ अगर कंपेयर करेंगे, एक बार फिर से अगर आप इक्वेशन 1, 2, 3 को एक साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या। डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है एफ ई सी के, डी बी ई कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के, और फिर से देखिए डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है ए डी एफ के। यानी तीनों ही ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट हैं? डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, एफ ई सी, डी बी ई और ए डी एफ। तो इसका मतलब ये है कि चारों ही क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करने के बाद हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ए डी एफ is congruent to triangle DEF is congruent to triangle, क्या लिख कह सकते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। ट्राइंगल आपका हो जाएगा DBE, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद हो जाएगा कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FEC, यानी ADF, DEF, DBE और FEC आपका क्या हो जाएगा? आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल FEC। ठीक। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ADF, इसको आप ठीक से लिख लीजिए। चलिए आप इसको काट के फिर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, समझेंगे इस बात को। क्या है आपका ADF जो आपका ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा DEF के, DEF ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा DBE के, और ये आपका कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल FEC के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल के चारों ही छोटे छोटे जो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये चीज़ को प्रूव कर दिया कि अगर हम किसी ट्रायंगल में तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मिलाने की वजह से जो छोटे छोटे 4 ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अपना इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझेंगे थोड़ा इस बात को। कहता है इफ डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव दैट डी ई एफ इज ऑल्सो आइसोसेलेस। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, देख लीजिए। कह रहा है अगर आपका ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आइसोसेलेस उन ट्राइंगल को कहते हैं जिनकी आप क्या होता है, दो साइड आपस में बराबर होती है, यानी ए बी और ए सी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट डी ले लीजिए आप, ए सी का मिड पॉइंट एफ ले लीजिए और बी सी का मिड पॉइंट ई ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया। और जो है आप डी ई एफ को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। तो आपसे ये चीज़ प्रूव करने को कह रहा है कि प्रूव करिए जो आपका ट्राइंगल डी ई एफ बना है वो भी क्या होगा आपका, वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, आपको टू प्रूफ क्या करना है, यानी क्वेश्चन में दिखाना क्या है, ज़रा इस बात को देखिए। डी ई एफ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, डी ई एफ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए ये चीज़ आप करेंगे कैसे, थोड़ा इस बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, समझिएगा। DE आपका क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल होगा और AC का क्या होगा, हाफ होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए पहले, DE क्या होगा आपका, हाफ ऑफ AC होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो FE होगा क्या होगा, FE क्या हो जाएगा,
AD का हाफ हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये तो मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि EF क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ AB हो जाएगा क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने यहाँ पे पैरेलल वाली लाइन नहीं लिखी है कि DE जो है वो AC के पैरेलल होगा, EF जो है आपका AB के पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लिखी है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक देखिए DE आपका AC के पैरेलल है, EF आपका AB के पैरेलल है, बट यहाँ पे लिखेंगे बट AB और AC क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन आपका AB और AC तो बराबर है। अगर AB और AC बराबर है इसका मतलब DE को क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ AC, EF को क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ AB। लेकिन AB और AC बराबर है, इसका मतलब AB और AC की अगर आपको एक खास वैल्यू यहाँ पे रख दें तो आपको EF और DE आपस में क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF। DE और EF आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। और अगर DE और EF बराबर हो गया, यानी एक ट्रायंगल में DEF ट्रायंगल में DE और EF बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं कि DEF क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो आप लिख लीजिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC नहीं, ट्रायंगल DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। समझ में है मेरी बात। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है द डायगोनल AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O. If P is the midpoint of AD, prove that PO is parallel to AB. PO is equal to half of CD, ठीक है। तो पहले डायग्राम का फॉर्मेशन बगल में कर लेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। कह रहा है द डायगोनल AC and BD of a parallelogram, पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे क्या, ABCD। तो बना लीजिए साइड में। पहले हम क्या करेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ABCD क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसको दो डायगोनल हैं, एक आपका AC है और एक आपका क्या है, BD है। एक आपका AC और एक आपका क्या है, BD है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD का मिड पॉइंट क्या दिया है आपको, P दिया है। यहाँ पे P आपको दिया हुआ है, ठीक है। P क्या है, दिया हुआ है। प्रूव दैट वेरी सॉरी स्टूडेंट, कह रहा प्रूव दैट PO इज पैरेलल टू AB, यानी P और O को हमको मिलाना पड़ेगा। फिर कहेगा PO AB के क्या है, वो पैरेलल है, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, PO इज हाफ ऑफ CD, ठीक है। तो देखिए थोड़ा इस बात को समझिएगा आप लोग। सॉल्यूशन, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि OA OC के बराबर होगा और OD OB के बराबर होगा। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है यानी AC और BD वो दोनों एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। यानी OA आपका OC के बराबर होगा और OD आपका OB के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। अच्छा इसके बाद देखिए, ठीक है। अच्छा अगर हम OD और OB को बराबर कह रहे हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि O जो है DB का मिड पॉइंट है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे OD इज इक्वल टू OB। रीज़न क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। अच्छा OB और OD को अगर हम बराबर कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं
कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट क्या है? O है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, O क्या है आपका? BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ADB की। किसकी? ज़रा देखिए, इन ट्राइंगल ADB। ADB ट्राइंगल को सिर्फ इमेजिन करिएगा अभी। AD का मिड पॉइंट P है, BD का मिड पॉइंट O है, ये भी आपने दिखा दिया है। और अगर हम P और O को मिला दें, तो हमें क्या मिलेगा? PO जो रहेगा वो AB के पैरेलल होगा और PO जो होगा वो AB के हाफ होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ADB। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन PO को क्या करेंगे? मिला देंगे। मिला दीजिए अब, तो यहाँ पे हो जाएगा PO इज पैरेलल टू AB एंड PO इज हाफ ऑफ AB। रीजन क्या रहेगा? MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। ADB ट्राइंगल में AD का मिड पॉइंट P है, BD का मिड पॉइंट O है, P और O को आपने मिला दिया तो जो PO है वो AB के पैरेलल हो गया और AB के हाफ हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। अच्छा, जैसे ही आपने PO इज पैरेलल टू AB लिखा, देखिए आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा AB इज इक्वल टू CD होगा, यहाँ पे लिखिए बट, लेकिन AB और CD तो बराबर है, AB और CD तो बराबर है, तो यहाँ पे हम AB की जगह क्या पुट कर सकते हैं? CD पुट कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर PO इज हाफ ऑफ CD। ठीक है, और जैसे ही आपने PO इज हाफ ऑफ CD लिखा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है। बस आपको क्वेश्चन के साथ खेलेगा और आपको समझना है। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे इस एक्सरसाइज का। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, DA या AD का मिड पॉइंट S है। AC इज इट्स डायगोनल, AC इसका डायगोनल है। शो दैट SR इज पैरेलल टू AC, SR इज हाफ ऑफ AC, PQ इज इक्वल टू SR, PQR इज अ पैरेललोग्राम। ये तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन DAC ट्राइंगल में देखेंगे। किस में देखेंगे? DAC। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC। DAC ट्राइंगल में अगर बात करें, DA का मिड पॉइंट S है, DC का मिड पॉइंट R है। S और R को आपने मिला दिया तो जो SR मिलेगा वो AC के पैरेलल होगा और AC का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। रीज़न क्या होगा भैया? रीज़न होगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही प्रूव हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अच्छा, इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ACB की। किसकी? ACB की। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है। आपने PQ को मिलाया तो जो PQ साइड होगी जो मिलाने पे बनी है P और Q पॉइंट को, वो AC के पैरेलल होगी और AC के क्या होगी? हाफ होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। रीज़न क्या रहेगा? रीज़न रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम सेकेंड। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ज़रा कंपेयर कर दीजिए एक साथ, समझ में आ जाएगा। SR इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC। SR अगर AC के पैरेलल है, PQ अगर AC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि SR और AC भी आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 SR इज पैरेलल टू AC
एस आर भी ए सी का आधा है, पी क्यू भी ए सी का आधा है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके कह सकते हैं कि एस आर पी क्यू के क्या है, बराबर है। एस आर क्या है, पी क्यू के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब हम पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम दिखाया ही नहीं है। हम किसकी बात करेंगे? पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की। पी क्यू आपका एस आर के पैरेलल है। देखिए यहाँ, सॉरी, पी क्यू होगा यहाँ पे, एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए कंफ्यूज हो गए आप तो। एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, इस वजह से एस आर और पी क्यू आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एस आर ए सी के आधा है, पी क्यू ए सी के आधा है, इस वजह से एस आर और पी क्यू आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, एस आर और पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में एस आर और पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल हैं, एस आर और पी क्यू एक दूसरे के बराबर हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए अगर हम उसके अपोजिट साइड को बराबर और पैरेलल सेम समय पे दिखा देते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। हमने एस आर को पी क्यू के पैरेलल भी दिखा दिया, एस आर को पी क्यू के बराबर भी दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, तो जो आपका पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है वो अब क्या बन गया है? वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट यहीं पे आपका प्रूव हो गया था स्टूडेंट। समझ में आया? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।